हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर्स। आई एम जीएस राय और आज यहाँ पर हम आपके लिए एक नया चैप्टर लेकर आए इंडियन इकोनॉमी का, जो कि है सेवंथ चैप्टर। नाम क्या है चैप्टर का? मनी एंड क्रेडिट, धन और ऋण। ये चैप्टर 7वें नंबर पर ही क्यों आया, इसका कोई कारण है? चलिए ये भी बता देते हैं आपको। उससे पहले देख लीजिए कि इस चैप्टर में आप लोग क्या क्या पढ़ेंगे और क्या चीज हम देखेंगे। सबसे पहले मनी। मनी के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्जामिनर पूछ सकता है यो या फिर जो आपकी समझ बढ़ा सकते हैं, वो सारे यहाँ पर इस पैराग्राफ के अंदर लिखे हुए हैं। धन, और दूसरा है इसमें क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब क्या होता है? ऋण। और तीसरा पॉइंट है जो इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिसको बोलते हैं स्वयं सहायता समूह। तो ये तीन चीजें इस पैराग्राफ में हम देखेंगे, इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद उसके क्वेश्चंस लेवल 1 और लेवल 2 क्वेश्चंस करेंगे। और ठीक है, ये दो तरह के लेवल 2 तक इसमें क्वेश्चंस करेंगे। लेवल 3 क्वेश्चंस इसके अंदर नहीं डालेंगे, वो आपको अलग से करवाए जाएंगे। ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं इस चैप्टर के अंदर, ये हम पूरा इस चैप्टर को कवर करेंगे। अब पहले की तरह क्या है कि ये हमारा 7वां चैप्टर है, सेवंथ चैप्टर है ना यहाँ पर। तो इससे पहले आप लोग एक बार रिवीजन कर लीजिए कि फर्स्ट चैप्टर कौन सा किया था, सेकंड चैप्टर कौन सा किया था, थर्ड चैप्टर कौन सा किया है, फोर्थ चैप्टर, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो 6 चैप्टर्स के नाम आपको याद होने चाहिए। अगर नाम याद होंगे तो आपको ये भी याद आ जाएगा कि उसकी स्टोरी क्या थी, उस चैप्टर में आपने क्या क्या पढ़ा था। तब आपको समझ आएगा कि 7वां चैप्टर, इस चैप्टर का अब क्या मतलब है यहाँ पर। चलिए, पहला चैप्टर कौन सा था? आप एक बार वीडियो को पॉज करके मेरे लिखने से पहले ही 6 के 6 चैप्टर जो है कमेंट कर दीजिए। अगर आप एप्लीकेशन पे देख रहे हैं तो वहां पर आप राइट टू द ट्यूटर कर सकते हैं कि हमें 6 चैप्टर पता है कौन कौन से। पहला चैप्टर कौन सा देखा था? पालमपुर गांव वाला, इसमें कि पालमपुर गांव में किस तरह से लोग रहते हैं, गांव का पूरा संगठन कैसे काम करता है, गांव में किस तरह से काम होते हैं। पालमपुर से रिलेटेड था हमारा पहला चैप्टर। दूसरा चैप्टर कौन सा था? पीपल एज ए रिसोर्स, मतलब ह्यूमंस को किस तरह से या ह्यूमन को रिसोर्स के रूप में कैसे यूज किया जा सकता है। अगर ह्यूमंस ना हो तो बाकी रिसोर्सेज का कोई मतलब ही नहीं रह जाता, उनको कोई यूज ही नहीं करेगा। नेक्स्ट जो चैप्टर हमने देखा था वो देखा था पॉवर्टी, मतलब गरीबी। किस तरह से गरीबी और गरीबी लोगों को परेशान करती है, गरीबी से देशों को कैसे प्रॉब्लम होती है, या फिर गरीबी से जो है ह्यूमन रिसोर्सेज को किस तरह से नुकसान होता है, वो हमने थर्ड चैप्टर में कवर किया था। उसके बाद हमारा फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, चौथा चैप्टर कौन सा था? फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी से संबंधित हमने देखा था। ये 4 चैप्टर देख लिए थे। उसके बाद 5वें चैप्टर में क्या पढ़ा था आप लोगों ने? 5वें चैप्टर में पढ़ा था डेवलपमेंट, कि विकास क्या है, किस चीज को आप विकास समझते हैं, किस चीज को आप ग्रोथ समझते हैं। हमने इसकी डेफिनेशन देखी थी और इसके जितने भी पॉइंट्स थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस तरह से एग्जामिनर पूछ सकता है, लेवल 1 लेवल 2, और एग्जामिनर ने किस तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए, तो ये डेवलपमेंट में आपने कवर किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्या किया था हम लोगों ने? सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अब आपने लास्ट चैप्टर में, सबको याद होगा सभी स्टूडेंट्स को, मैं ये मान के बैठा हूँ कि आप लोग सारी चीजें रिवाइज साथ साथ कर रहे हैं और सभी को ये 6 के 6 चैप्टर पता है, याद है सारी चीजें। जो इनमें कहानियां करवाई गई थी, जिसमें डेफिनेशंस बताई गई थी, जो थ्योरी बताई गई, वो सारी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको याद है, आप टाइम टू टाइम रिविजन कर रहे हैं साथ साथ। तो लास्ट हमने देखा था सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अब सेक्टर्स देख लिए। सेक्टर्स हमने प्राइमरी सेक्टर देखा, सेकेंडरी सेक्टर देखा, टर्शरी सेक्टर देखा। इन सेक्टर्स में लोग काम कर रहे थे, काम करके क्या अर्जित कर रहे थे? काम करके धन अर्जित कर रहे थे। क्या अर्जित कर रहे थे? पैसा। पैसा कमा रहे थे काम करके। और कुछ लोग बिजनेस शुरू करने के लिए, कई लोगों को पैसा चाहिए था। तो धन और ऋण, मतलब इन सेक्टर में किस तरह से जो है पैसे की जरूरत पड़ती है, किस तरह से पैसा हमें मिलता है इन सेक्टर से, और कैसे ये पैसा अपने अंदर खींच रहे हैं सेक्टर्स। तो इन सब चीजों से संबंधित ये हमारा 7वां चैप्टर है। आप ये मान के चलिए कि एक एक चैप्टर बिल्कुल कड़ी वाइज आप लोग कर रहे हैं, और आपको पूरी की पूरी जो सीरीज है बहुत बेनिफिशियल रहेगी। सारी चीजें आपको लास्ट तक, जो आपका ये लास्ट लेक्चर होगा, तो सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। कोई भी चीज ऐसी नहीं रहेगी जो चीज आपको याद ना रहे या फिर जिसका मतलब आपको पता ना हो। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मनी। मनी होता क्या है? धन। भाई जो भी काम कर रहे हो, शुरू से लेकर बचपन से आप लोग पढ़ना स्टार्ट करते हो, क्यों करते हो? कि भाई बड़ा होकर एक दिन नौकरी, अच्छी नौकरी लोगे। कोई अगर खेती बाड़ी अपने मतलब बाप दादा के साथ हाथ बटाता है तो क्यों सिखाते हैं बाप दादा काम करना? ताकि भाई कल को तू ये काम करके अपनी रोजी रोटी के लायक हो जाए। रोजी रोटी से क्या मतलब है? कि अपनी जरूरतों के हिसाब से धन कमा सके, और धन कमाने के बाद जो तेरे को चाहिए, जिस चीज की तुझे रिक्वायरमेंट है, जिस चीज की तुझे इच्छा है, वो तू खरीद सके। इसलिए आप शुरू से लेकर आखिर तक धन के पीछे दौड़ते हैं। और सारी चीजें जो कि आप ये मान के चलो कि कोई भी काम हो रहा है वो धन के लिए ही हो रहा है। अगर इकोनॉमी खत्म हो जाए, अगर पैसे का लालच खत्म हो जाए, पैसे का मतलब खत्म हो जाए, तो लोग काम करना ही छोड़ देंगे।
मजदूर मजदूरी नहीं करेगा, ड्राइवर बस नहीं चलाएगा, टीचर पढ़ाएगा नहीं, तो मतलब किसी चीज की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी धन के बगैर। ठीक है। A person holding money and can easily exchange it for any commodity or services that he or she might want। तो भाई अगर आपके पास पैसा है तो आप जो चीज आपकी इच्छा है वो खरीद सकते हो, या जिस चीज की जरूरत है वो खरीद सकते हो। तो धन एक महत्वपूर्ण तथ्य है इंसान की लाइफ में, कि धन बहुत जरूरी है। पैसे से आप समझ गए। अब ये देखो कि अब धन तो लिखा हुआ आ गया, तो क्या शुरू से ये धन ऐसे ही था कि मतलब आज आपको धन से क्या समझते हैं? मैं आपको बोल रहा हूँ कि मनी। तो मनी, जैसे मैंने मनी बोला तो आपके दिमाग में क्या आ रहा है? कुछ नोट आ रहे होंगे, किसी के दिमाग में 2000 का गुलाबी नोट आ रहा होगा, तो किसी के माइंड में 200 रुपए का संतरी नोट आ रहा होगा, ऑरेंज नोट। तो मतलब कहीं ना कहीं धन से आप क्या समझते हैं? नोट्स, सिक्के। तो क्या पुराने टाइम में भी धन का यही मतलब था कि अगर कोई मनी है या फिर जो भी आदान प्रदान होता था तो किस तरह से होता था? तो भाई जब पहले पुराने टाइम में नोट नहीं थे, नोट प्रयोग में नहीं, यूज में नहीं लाए जाते थे, तो उस टाइम पे क्या होता था? उस टाइम पे किया जाता था, मतलब डबल एक्सचेंज, डबल को इंसिडेंट्स ऑफ वांट। मतलब दो लोग, मान लो एक एग्जांपल से समझाता हूँ। एक किसान है, उसने वीट उगाया, उसका परिवार वीट खा रहा है, डेली वीट खाता है, मतलब राइस, सॉरी, एक किसान है उसने वीट उगाया और दूसरा किसान है उसने जो है राइस उगाए। एक किसान है, इसका पूरा परिवार डेली वीट से बनी रोटी खा रहा है, वीट के मतलब कि आटे की। दूसरा परिवार है, उसका परिवार, दूसरा किसान है, उसका परिवार सिर्फ राइस खा रहा है। तो भाई ये वीट खा रहा है, ये राइस खा रहा है, तो इन दोनों ने सोचा कि भाई तू थोड़े से वीट ले ले मेरे से और मुझे थोड़े राइस दे दे, ताकि मैं भी कभी कभार चेंज करके खा सकूं, ताकि मैं डेली वीट खा खा के परेशान हो गया हूँ और ये डेली राइस खा के परेशान होगा। तो मतलब ये भी बेचना चाहता था, ये भी बेचना चाहता था। इसको बोलते हैं डबल को इंसिडेंट्स ऑफ वांट्स। मतलब इसको भी जरूरत है, इसको भी जरूरत है। अगर दोनों को जरूरत है तभी एक दूसरे से आदान प्रदान कर पाएंगे, अदरवाइज ये नहीं आदान प्रदान कर पाएंगे। तो ये क्या होगा? ये 5 किलो वीट उसको दे देगा और उससे 5 किलो राइस ले लेगा। इसको बोलते हैं डबल को इंसिडेंट्स ऑफ वांट्स। मतलब जरूरत होनी चाहिए दोनों को, जो बाई करना चाहता है उसको भी और जो सेल करना चाहता है उसको भी, ताकि वो दूसरी चीज बाई कर सके। तो पहले ये चलता था, पहले टाइम में मनी नहीं होती थी। पहले ये हो गया, उसके बाद चलने लगा बार्टर सिस्टम। इसको जो है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स को क्या बोला जाता है? बार्टर सिस्टम भी कहा जाता है। बार्टर सिस्टम में क्या होता है कि भाई एक चीज के बदले में दूसरी चीज, जैसे कि किसी किसान को एक भूमि का टुकड़ा चाहिए कि भाई मुझे इतनी जमीन चाहिए, तो वो क्या करेगा? उस जमीन के बदले में, पहले टाइम में पैसे तो चलते नहीं थे, करेंसी नहीं थी, तो क्या होता था? जमीन के बदले में उसको गाय दे सकता था, गाय बेच देता था कि यार 3-4 गाय है मेरे पास, मैं गाय बेच रहा हूँ, आप गाय ले लो और मुझे इतना जमीन का टुकड़ा दे दो। या फिर कोई भैंस है तो भैंस, 3-4 भैंस दे दी और उस जमीन का टुकड़ा ले लिया। तो वो होता था बार्टर सिस्टम, मतलब चीज के बदले दूसरी वस्तु, एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु, या फिर एक प्रॉपर्टी के बदले में दूसरी प्रॉपर्टी। वो होता था बार्टर सिस्टम। ये पुराने टाइम में चलता था, और जैसे ही करेंसी आई, मनी आई, पैसा आया, तो बार्टर सिस्टम खत्म हो गया। बार्टर सिस्टम में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ थी? कि भाई मेरे पास जमीन है, मुझे इस जमीन के बदले ट्रैक्टर चाहिए, तो मुझे वो आदमी ढूंढना पड़ेगा, वो सेलर ढूंढना पड़ेगा जो ट्रैक्टर बेचना चाहता हो और जमीन खरीदना चाहता हो। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि भाई जमीन खरीदने वाला चाहिए और ट्रैक्टर वो बेचना चाहता हो। तो ऐसा अगर मिलेगा तो ये जो डील होगी, अदरवाइज ये डील होगी ही नहीं। लेकिन मनी आने से क्या हो गया कि भाई मैंने जमीन बेच दी, पैसा ले लिया, उस पैसे से मैं आगे जो करना चाहूँ वो कर सकता हूँ। तो ये मनी आने से बहुत ज्यादा चीजें इजी हो गई और एक्सचेंज करना बहुत आसान हो गया। पहले जो है मनी आने से पहले एक्सचेंज करना चीजों को, गुड्स को, सर्विसेज को बहुत जो है डिफिकल्ट था। अब एक एग्जांपल से और समझ लीजिए, अगर आपको मतलब कि कटिंग करवाने जाना है, लड़कियों को पार्लर जाना है, तो पार्लर जाने पे उनको, अगर उनकी जेब में पैसा है तो वो आराम से पार्लर जाके अपनी जो सर्विस लेना चाहते हैं वो ले सकती हैं। अगर पुराने टाइम में बार्टर सिस्टम देखें तो भाई पार्लर जाने के लिए एक राइस की मतलब बोरी उठा के ले चलो, एक गट्टा उठा के ले जाओ कि हाँ भाई मैं राइस 10 किलो राइस लेके आई हूँ, तो मेरा फेशियल कर दो और 10 किलो राइस ले लो। तो उसको क्या पता राइस की जरूरत ही ना हो, भाई वो डेली जो इतने कस्टमर आ रहे सारे राइस लेके आ रहे, तो सिर्फ राइस पे तो काम नहीं करेगा। तो पुराने टाइम में इतना गड़बड़ सिस्टम था, तो इसलिए मनी की जरूरत पड़ी। तो समझ आ गया कि मनी की जरूरत क्यों थी, ये करेंसी की जरूरत हमें क्यों पड़ी। ये हो गया फर्स्ट थिंग। अब करेंसी, उन्होंने क्या हुआ, पुराने टाइम में करेंसी को इंट्रोड्यूस कर दिया गया, लेकिन उस टाइम पे करेंसी कैसी थी? गोल्ड, सिल्वर, कॉपर कॉइन्स। तो इस तरह की करेंसी चलती थी जिनकी खुद भी एक वैल्यू होती थी। जैसे कि एक सिक्का बना दिया, सोने का सिक्का है, उसकी वैल्यू रख दी इन्होंने 2 रुपीज, एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ, उसकी वैल्यू रख दी 2 रुपीज। अब भाई सोने की खुद की भी तो वैल्यू है,
सोना अगर मान लो ये 1 ग्राम भी है, तो अगर आज के टाइम पे देखा जाए तो 1 ग्राम आपको 5 से 8 हज़ार रुपए में मिलेगा 1 ग्राम। तो इस सोने के सिक्के की 2 रुपीज़ वैल्यू तो वैसे होगी उसकी फेस वैल्यू, और इसकी जो ये सोना यूज़ किया, गोल्ड यूज़ किया गया है, तो इस मेटल की भी तो वैल्यू है, लेकिन आज के टाइम में जो नोट बन रहे हैं, उसकी जो फेस वैल्यू है वही उसकी एक्चुअल वैल्यू है। जैसे नोट 2000 का है, तो उसकी 2000 रुपए ही फेस वैल्यू है। अदरवाइज़ उस कागज़ के टुकड़े की कोई वैल्यू नहीं है। मतलब अगर वो उसके 2000 रुपए उस पे नहीं लिखा हुआ, तो वो कागज़ का टुकड़ा किसी काम का नहीं है। लेकिन पुराने टाइम में अगर सोने के सिक्के पे 2 नहीं भी लिखा हुआ, तो सोने का सिक्का तो सोने का है ना। तो समझ गए पुराने टाइम में किस तरह से हो रहा था काम। जैसे-जैसे आगे डेवलपमेंट्स होती गई, लोगों को पता चलने लग गया कि भाई सोना खुद महँगा है, सिल्वर खुद महँगा है। तो इनको पिघला-पिघला कर, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि पिघला-पिघला कर नकली सिक्के बनाना स्टार्ट कर दिया। इनको पिघला के दूसरे काम में यूज़ करना शुरू कर दिया। तो फिर ये करेंसी भी बंद हो गई। उसके बाद क्या हुआ? मॉडर्न टाइम आया। अब मॉडर्न टाइम पे क्या हो गया कि नोट छपना शुरू हो गए। नोट या फिर सिक्के छपना स्टार्ट हो गए। अब छपना स्टार्ट हो गया, ये तो मैंने बोल दिया। कौन छापता है ये नोट या सिक्के, कौन बनाता है? तो भाई नोट्स जो है जो किसी भी देश का, किसी भी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक होता है, उसके पास ये जिम्मा होता है कि कितने नोट छापने हैं, कितने पैसे की करेंसी यहाँ पर जो है प्रिंटिंग करनी है। तो ये जिम्मा किसके पास होता है? देश के सेंट्रल बैंक के पास। और इंडिया के मामले में देखा जाए तो इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये इंडिया का सेंट्रल बैंक है, और इसी के पास करेंसी इशू करने के जो है सारे जो है राइट्स हैं। किसके बिहाफ पे? सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे। रिजर्व बैंक करता है, रिजर्व बैंक है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे ये करता है। यहाँ तक आपको चीजें समझ आ गई। अब आपने ये देख लिया कि नोट छपने लग गए, पैसा आने लग गया लोगों के पास। अब पैसा है आपके पास 10,000 रुपए हैं, आप यूज कर रहे हो 2,000 रुपए, बाकी 8,000 आपके पास बच गए, तो आप उसको अपने पास रख लोगे। ये पास पड़े हुए चोरी हो सकते हैं, मिसप्लेस हो सकते हैं, मिस यूज किए जा सकते हैं। तो इसके बाद कौन सा कॉन्सेप्ट आया? इसके बाद कॉन्सेप्ट आया बैंक का। आपको ये तो समझ आ गया कि, अब मैं थोड़ा बता देता हूँ। सबसे पहले कौन सा सिस्टम चला था? बार्टर सिस्टम, कि चीजों का आदान प्रदान, एक चीज के बदले में दूसरी चीज। पहले बार्टर सिस्टम चला, उसके बाद जो है कॉइन्स चले, जो कि गोल्ड कॉइन्स या सिल्वर कॉइन्स थे। कॉइन्स के बाद नोट्स का आना जान, मतलब नोट्स छपने लग गए, नोट या फिर दूसरे कॉइन। अब ये देखो कि कॉइन आने से या ये कॉइन या नोट आने से क्या हो गया? बार्टर सिस्टम खत्म हो गया। अब एक्सचेंज करना बहुत आसान हो गया, चीजों का आदान प्रदान। मतलब मुझे कुछ भी चाहिए, मैंने कुछ भी खरीदना है, मैं अपना पैसा दूंगा और अपनी सर्विसेज, जो भी सर्विस है या जो भी मैं गुड्स खरीदना चाहता हूँ, कुछ भी खरीदना चाहता हूँ, मैं खरीद सकता हूँ। आसान हो गया कॉइन्स आने से। नोट आने से भी ये आसान हो गई चीजें। और अगर कोई सेल करना चाहता है तो भाई सेल करो चीज को, पैसा लो और जेब में डाल लो। तो इन चीज़ों से ये सिस्टम खत्म हो गया और बाकी चीज़ें आसान हो गई। नोट आ गए तो इनका आगे मिसयूज़ हो सकता था। जैसे मैंने बताया कि 10,000 किसी की इनकम है, उसको सिर्फ 2,000 ही वो यूज़ कर रहा है। 8,000 उसकी सेविंग्स है, तो वो सेविंग्स उसको सँभाल-सँभाल के रखनी पड़ेंगी। पुराने टाइम में क्या होता था, मटके में, जो मैंने पहले भी एग्ज़ाम्पल दिया कि मटके में सोना डाला और उसको दबा दो। अब जो दबाया है उसको पता है, और वो अपने बेटे को बताएगा, वो अपने मतलब कि आगे बेटे को बताएगा। सिर्फ इनको पता है कि सोना कहाँ दबा हुआ है, और किसी को नहीं पता। लेकिन ये पैसे इस तरह से दबा नहीं सकते। अब 8-8 हज़ार रुपए आप कहाँ दबाते फिरोगे? तो अब सिस्टम आया किसका? अब कॉन्सेप्ट आ गया बैंक का। जो ये एक्स्ट्रा पैसे हैं बैंक में जमा होने स्टार्ट हो गए, कि आपके पास एक्स्ट्रा मनी है, आप इसको बैंक में जमा कर दो। बैंक में जमा करने होने से क्या फायदा हो गया? बैंक में जमा करते हो, आपको इस पे क्या मिलता है? इंटरेस्ट, ब्याज मिलता है। घर पे पड़ा पैसा डबल नहीं हो रहा, लेकिन बैंक में या तो कुछ ना कुछ अर्निंग हो रही है, सेविंग से भी आपको अर्निंग हो रही है। बैंक आगे क्या करता है इस पैसे का? बैंक आगे इस पैसे का क्या करता है? उसको लोन में दे देता है। आगे हम पढ़ेंगे लोन में क्या देता है, कैसे देता है। बस इतना समझ लीजिए कि आपके पास पैसा है, एक्सेस मनी हो गई, तो बैंक के पास आपने जमा करवा दी। बस इतना समझ लीजिए एक बार। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स, ये सारा कुछ यही लिखा होगा कि बैंक में खाता खोलकर उसमें पैसा जमा करवा सकते हैं, तो वो आप सभी समझते हैं। अब इतने तो आप मतलब कि इस लेवल तक आ गए हैं, तो आपको पता होगा कि बैंक में खाता खोलकर ही पैसे जमा हो सकते हैं, बिना खाता खोले आप पैसे जमा नहीं कर सकते। और बाकी आप जो ये थ्योरी आपके पास लिखी हुई है, ये एक बार थोड़ा सा इसके गो थ्रू हो जाना। अब बैंक में पैसे जमा हो गए, इसमें किस तरह से पैसे बैंक में अलग अलग पैसे जमा हो सकते हैं? डिमांड डिपॉजिट, जब आपको जरूरत है तब आप निकाल सकते हो, उसको बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट, आपने 1 साल के लिए, 2 साल के लिए जमा करवा दिए, वो 2 साल के बाद ही निकलेंगे, उससे पहले जितनी मर्जी जरूरत है आपको, वो पैसे नहीं निकल पाएंगे। ये डिमांड डिपॉजिट, ये है टाइम डिपॉजिट। एक होता है फिक्स्ड डिपॉजिट, मतलब एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे एक फिक्स अमाउंट और एक फिक्स टाइम के लिए आपने डिपॉजिट करवा दी,
वो उस टाइम के बाद, मैच्योरिटी के बाद ही आप उसको निकलवा सकते हो। एफडी उससे पहले निकलवा नहीं सकते। लेकिन आजकल आपको पता है कि एफडी भी टूट जाती है, तो वो बहुत सारी चीजें हैं जो अभी लेटेस्ट आ चुकी है, लेकिन जब बैंक शुरू हुए थे तब इतना जो है सुविधाएं नहीं थी। ठीक है, जो लेटेस्ट चीजें वो हम बाद में जो है डिस्कस करेंगे। इसके बाद आप इसमें कुछ चीजें समझिए। अब बैंक है, बैंक में आपने पैसा जमा करना स्टार्ट कर दिया। ये एक बैंक है, बैंक में ये एक ए पर्सन है, इसने पैसा रख दिया। ये एक बी पर्सन है, इसका भी खाता इसी बैंक में है और इसने भी अपनी सेविंग्स यहीं रखी हुई है। अब ए ने बी को पैसे देने हैं, तो ये बैंक में जाएगा, बैंक से पैसे निकलवाएगा, निकलवा के इसको देगा। ये तो होगा एक मेथड। दूसरा ये है कि इसके पास चेक है, इसके पास चेक है, इसने क्या किया, चेक साइन करके, बी के नाम का चेक साइन करके बी को प्रोवाइड करवा दिया। बी गया चेक लेकर बैंक में, इसने जमा करवा दिया, तो भाई इसके अकाउंट से पैसे निकलकर अपने आप इसके अकाउंट में जमा हो गए। ए को बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ बी को बैंक जाने की जरूरत पड़ी। और अगर ए पहले बैंक जाता, पैसे निकलवा के बी को देता, बी फिर जाकर पैसे जमा करवाता, तो दोनों को यहाँ पर जो है बैंक में जाना पड़ता है। इससे क्या है, बैंक की सर्विसेज जो है कि ज्यादा टाइम कंज्यूम होता, ज्यादा सर्विसेज यूज होती और दोनों का टाइम भी कंज्यूम होता, और इस ये जो थोड़ा लेंथी प्रोसेस रहता है। चेक वाला क्या होता है, बिल्कुल आसान है, इसने साइन कर दिया क्योंकि उसके पास चेक बुक ऑलरेडी है, चेक बुक ऑलरेडी होती है। अब चेक होता क्या है, जिस बैंक में आपका खाता होता है वो आपको ऐसे एक चेक बुक मिलती है, एक बुक होती है, बुक टाइप होती है, उसमें बहुत सारे चेक होते हैं, उनके नंबर्स दिए होते हैं। वो आगे देखेंगे बार कोड होते हैं, कौन कौन से कोड होते हैं उसमें, और कौन कौन सी सिक्योरिटी यूज की जाती है। इस तरह से चेक मतलब एक वैसे ही रफ पेज नहीं होता कि चेक चेक बहुत ही सिक्योर्ड होता है। तो वो हम आगे बात करेंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे लेक्चर्स में, वैसे वैसे लेवल्स जो है लेक्चर्स का टफनेस बढ़ती जाएगी और चीजें और आपको जो है अच्छे लेवल पे करवाई जाएंगी। तो बैंक समझ आ गया, चेक समझ आ गया कि चेक साइन करके दे दिया बी को, तो जाकर अपने अकाउंट में पैसे निकलवा सकता है। और चेक की जरूरत क्यों पड़ती है, ठीक है, ये तो आसान हो गया। दूसरा, चेक की जरूरत इसलिए भी पड़ती है कि मान लो ये बैंक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब ए ने 1 लाख रुपया बी को देना है और 1 लाख रुपया सी को देना है। अब अगर 1000-2000 की बात होती तो इतने तो बंदे के पास पैसे होते हैं, लेकिन 1 लाख 2 लाख रुपए जेब में लेके तो घूम नहीं सकता, इसलिए चेकबुक का इसने जो है प्रयोग करना शुरू कर दिया। पहली चीज ये है। दूसरी चीज, अगर ये सेम बैंक के जो है कस्टमर्स हैं, मतलब बैंक सेम है, तो क्या हो गया, इसने चेक दे दिए, इधर से पैसे निकल के इधर हो गए, मतलब एक्चुअल में मनी का कोई ट्रांसफर हुआ ही नहीं है। एक्चुअल में उसी बैंक की मनी इसी बैंक के पास है, लेकिन पैसे एक अकाउंट से निकाल के दूसरे अकाउंट में डाल दिए। मतलब फिजिकली 2 लाख की जरूरत नहीं थी, 2 लाख रुपीज के नोट नहीं चाहिए थे, इसलिए ये चेक का कॉन्सेप्ट भी आया। ये पुराने टाइम में चेक का कॉन्सेप्ट आया, आज के टाइम में तो आपको पता है प्लास्टिक मनी चलती है। प्लास्टिक मनी से क्या तात्पर्य है, प्लास्टिक मनी से आप लोग समझ सकते हैं जो आपके एटीएम कार्ड हो गए, क्रेडिट कार्ड हो गए, डेबिट कार्ड हो गए, ये सारे इसको प्लास्टिक मनी के अंदर काउंट करते हैं। ये आगे हम लेक्चर्स में इसका कवर करेंगे, ठीक। तो समझ आ गया चेक की क्या जरूरत पड़ी। और अब देखिए बैंक काम किस तरह से करता है। मनी के बारे में देख लिया, चेक के बारे में देख लिया। अब ये एक जो बैंक है, ये बैंक किस तरह से काम करेगा। भाई ए के पास पैसा था, इसकी सैलरी 10,000 थी, 2,000 इसने यूज कर लिया, 8,000 इसकी सेविंग है, इसने 8,000 यहाँ पे जमा करवा दिया। इस तरह से 8,000 जमा करवाने वाले बहुत सारे लोग हैं, जिन्होंने पैसा, जिनके पास एक्सेस पैसा था, उन्होंने यहाँ पर जो है बैंक में जमा करवा दिया। बैंक इनको क्या रेट देता है, इंटरेस्ट रेट 4% या 4% से कम ही इंटरेस्ट रेट पे पैसा जो है जमा करता है। अब एक बी पर्सन है, इसको जरूरत है पैसे की, इसने कोई बिजनेस शुरू करना है, इसने कोई काम धंधा शुरू करना है, इसने कोई इंडस्ट्री खोलनी है, या इसने जमीन लेनी है, या फिर इसने क्या करना है, ट्रैक्टर खरीदना है, या इसने कोई गाड़ी खरीदनी, कुछ भी खरीदना हो सकता है अपने बिजनेस के लिए। तो इसको चाहिए पैसा, बैंक के पास है पैसा, इसके पास तो नहीं है। तो ये बैंक के पास जाएगा कि भाई मुझे पैसे की जरूरत है, बैंक कहेगा ठीक है पैसा ले लो, लेकिन हम आपसे 8% जो है इंटरेस्ट रेट, 8% से लेकर 16% तक, आगे हम डिस्कस करेंगे, ये रेट्स बढ़ते घटते रहते हैं, अलग अलग जो है फील्ड्स के लिए अलग अलग रेट्स होते हैं। तो 8 से लेकर 16% तक बैंक इसको जो है इंटरेस्ट रेट पे पैसा दे देगा। इधर दिया 4%, यहाँ पे दिया 8%, तो बीच में जो 4% बचेगा वो क्या हो गया, उससे बैंक के जितने भी खर्चे हैं, बैंक का जो इनकम होती है बैंक, वो इसी 4% से होती है। चाहे बैंक के एम्प्लॉयज की सैलरी है, बैंक का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी है बैंक का सारा काम धंधा इस 4% के सिर पे चलता है।
तो बैंक को कमाई कहाँ से होती है, ये एक चीज आपको समझ आ गई। यहाँ से एक्सेस पैसा था इनके पास, किसी यूज में नहीं आ रहा था, इसका बिजनेस चल गया। अब इसमें एक और चीज आती है। अब आ गया नेक्स्ट पॉइंट। ये तो होगी सेविंग्स की बात सारी। अब आ गई क्रेडिट की बात। ठीक है, यहाँ देखिए ये पूरा हो गया पैरा, ऊपर वाला पैरा सारा उसमें यही बताया गया यहाँ तक। दूसरा है क्रेडिट, जिसको क्या बोलते हैं, क्रेडिट या ऋण। अब ये देखिए यहाँ पर आइए, फिर से यहाँ से हम बैंक बना देते हैं एक बार। अब इस बार थोड़ा मॉडर्न बैंक है, ठीक। अब इसमें हम इसकी थोड़ी बिल्डिंग बना देते हैं, मतलब अच्छी बिल्डिंग। ये बैंक तो नहीं लग रहा यार, ये तो कुछ और ही बन गया। चलिए कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे बैंक बनाने की। ये लीजिए, इसमें बैंक बन गया, ठीक है। ये आपका बैंक है, ये थोड़ा मॉडर्न बैंक है, तो इसके अंदर सिक्योरिटी भी ज्यादा रहेगी। ए ने पैसे जमा करवा दिए, बी ने पैसे जमा करवा दिए, सी ने भी पैसे जमा करवा दिए, काफी सारे लोगों ने पैसे जमा करवा दिए, बैंक में पैसे जमा हो गए। अब यहाँ पे एक बंदा है जिसका नाम क्या है, जेड। इसने पैसे लिए, यहाँ से लोन लिया, यहाँ से इन्होंने पैसे जमा करवा दिए, इधर क्या दिया जाएगा, लोन, जिसको कि क्या बोलते हैं, क्रेडिट। इसको लोन मिलेगा, जो पैसा है इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा। जेड ने लोन लिया, इसने क्या किया, इसने एक गाड़ी डाल दी, इसने एक कार खरीद ली कि मैं कार को एज ए टैक्सी यूज करूंगा। लेकिन टैक्सी का हो गया एक्सीडेंट, या इसको लग गई आग, टैक्सी काम नहीं कर पाई। अब इसने बैंक से पैसा लिया था कि मैं गाड़ी लूंगा, उसके बाद जो है टाइमली जो है मैं पेमेंट करता रहूंगा, किस्तें हैं वो मैं भरता रहूंगा, जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो भी मैं देता रहूंगा। लेकिन इसका जो बिजनेस है वो फेल हो गया। दूसरी साइड पे एक है वाई पर्सन। वाई पर्सन ने क्या किया, वाई पर्सन ने बैंक से पैसा लिया, उसने कहा कि ठीक है मैं एक जूस की शॉप खोल रहा हूँ। इसने कुछ मशीन्स ली और इसने क्या किया, एक जूस शॉप ओपन कर ली। अब इसका बिजनेस बहुत अच्छा चल गया, इसने जूस शॉप से अच्छी इनकम की, इसने जो लोन लिया था उसको भी रीपे कर दिया, और इसके बाद इसने अपना खुद का अकाउंट भी यहाँ पे खुलवा लिया। अब ये सेविंग करनी भी इसने स्टार्ट कर दी। भाई जो क्रेडिट होता है ना, जो लोन होता है, वो सबके लिए एक जैसा नहीं होता, जो ऋण होता है वो सबके लिए एक नहीं। कई बार क्या होता है, ऋण लेने से हमारा बिजनेस बहुत अच्छा रन करने लग जाता है, हम उसका जो है लोन भी टाइम टू टाइम रीपे कर देते हैं। और कई बार क्या होता है कि हम लोन ले लेते हैं, ऋण ले लेते हैं, लेकिन टाइम टू टाइम हम उसका जो है लोन पे नहीं कर पाते और नुकसान हो जाता है। तो क्या होता है, इसको बोलते हैं डेट ट्रैप। ये एक जाल हो जाता है फिर। मतलब आपने लोन लिया, पैसे लिए, उसको नहीं चुका पाए, फिर उसको पैसे चुकाने के लिए आपने कहीं और से पैसे पकड़े, उधार पकड़े, मतलब कि कोई और लोन लिया, तो एक डेट ट्रैप हो जाता है कि आप उधार पे उधार लिए जा रहे हैं लेकिन आप उधार चुका नहीं पा रहे हैं। तो इसको डेट ट्रैप बोलते हैं। ये आगे आएगी टर्म, तो आपको देखने को मिलेगी, इसलिए मैंने थोड़ा पहले बता दिया। तो लोन सबके लिए एक जैसा नहीं होता, ठीक है। इसमें यही लिखा हुआ है, ए लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इन आवर डे टू डे एक्टिविटीज इन्वॉल्व्स क्रेडिट इन सम फॉर्म और द अदर। क्रेडिट लोन होता क्या है, एक एग्रीमेंट होता है कि भाई आपने मुझे पैसे दिए हैं, आप लेंडर हैं, मैं बोरोर हूं, आपने मुझे पैसे दिए या गुड्स और सर्विसेज दी हैं, इसके बदले में मैं आपको फ्यूचर पेमेंट्स करता रहूंगा, चाहे वो गुड्स हो या फिर सर्विसेज हो। लेकिन जो है मनी ली है तो मनी ही वापस करनी पड़ेगी, और मनी के बदले में क्या है, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर आप मनी या इंटरेस्ट नहीं दे पाते तो जो कोलेटरल है, बैंक के पास आपने कोई गारंटी के रूप में कोई चीज रखी है, तो वो कोलेटरल, जैसे कोई जमीन रखी है, जमीन का टुकड़ा रखा है, कोई अपने गोल्ड रखा है, तो वो सेल कर दिया जाता है, बैंक उसको सेल कर देता है। अब यहाँ पर ये देखिए, जो डेट होता है, क्रेडिट होता है। आगे थोड़ा चलते हैं। क्रेडिट जो ऋण होता है, ऋण आप दो तरीकों से ले सकते हैं। एक होता है ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हम लोगों ने कल देखा था, और एक होता है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, कल आपने सारा ही पढ़ा है। तो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर पे पूरा गवर्नमेंट कंट्रोल में रहता है, या गवर्नमेंट का उस पे ध्यान रहता है, अनऑर्गेनाइज्ड पे गवर्नमेंट का ध्यान नहीं है। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंदर क्या क्या आ सकते हैं, बैंक आते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज आती हैं सारी, और अनऑर्गेनाइज्ड में भाई कोई व्यापारी आ सकता है, मनी लेंडर जिसके पास पैसा है, शाहूकार, बिजनेसमैन हो सकता है इसमें, या फिर जिसके पास पैसा है, कोई भी अनऑर्गेनाइज्ड में कोई भी आ सकता है जिसके पास पैसा है। अब ऑर्गेनाइज्ड में पैसा मतलब कि लोन ऑर्गेनाइज सेक्टर से लेना चाहिए या अनऑर्गेनाइज सेक्टर से लेना चाहिए। भाई ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में क्या होता है, ये आपको
कम अमाउंट पे। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या होता है, लोगों का उत्थान करने के लिए, लोगों को डेवलप करने के लिए, लोगों की ग्रोथ के लिए काम करता है। ये लोन देता है थोड़ा सा सस्ते ब्याज पर, कि 2%, 4%, 5% लोन पर, 10% लोन पर आपको जो है ब्याज पर लोन मिल जाएगा। अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या करता है, ये प्रॉफिट मेकिंग है, इनको सिर्फ और सिर्फ अपने प्रॉफिट से मतलब है, इनको नहीं मतलब जिसने पैसा लिया है उसका डूबे ना डूबे जो भी हो जाए, इनको सिर्फ ये है कि हमने आपको 18% ब्याज पर पैसा दिया है, हमारा पैसा 18% ब्याज पर जो भी हमारी सेटलमेंट हुई है, जिसके हिसाब से हमने आपको पैसा दिया, वो हमारा आना चाहिए। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर से अगर आप पैसा लोगे, नहीं दे पाए, तो आपको और भी आगे टाइम मिल जाता है, या फिर मतलब ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहता है, तो इसमें बहुत सारी चीजें रहती हैं, ये गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर है। तो इसमें जब आप रीपेमेंट नहीं कर पाते, मान लीजिए एक टाइम पे आप रीपेमेंट नहीं कर पाए, तो ये बहुत गलत वेज और मीन से जो है पैसा निकलवाने की कोशिश करते हैं, और जमीन पे कब्जा कर लेते हैं। ये बहुत सारे गलत काम जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में होते हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर जो है एक सिस्टमेटिक वे से काम होता है। तो ये आप समझ गए ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है। उसके बाद एक टर्म आएगी इसके अंदर, जिसको कि बोलते हैं यहाँ पर कोलेटरल। कोलेटरल क्या होता है, सिक्योरिटी। एक टर्म है कोलेटरल। सिक्योरिटी, इसको आप गारंटी भी बोल सकते हैं। मान लो आपने बैंक से 1 लाख रुपया उधार लिया, या कर्ज लिया आपने 1 लाख, तो 1 लाख के बदले में या तो आपको गोल्ड रखना पड़ेगा, या आपको कोई लैंड, पीस ऑफ लैंड के पेपर्स वहां पर देने पड़ेंगे, या फिर कोई मशीनरी है जिसकी कीमत 1 लाख से ज्यादा है, वो उसकी जो है डॉक्यूमेंटेशन वहां पर आपको जो है देनी पड़ेगी, कि हमारे पास ये चीज, अगर मैं 1 लाख नहीं दे पाया, तो आप हमारी इस चीज को जो है सेल करके जो है अपना 1 लाख पूरा कर सकते हो विद इन जो है टाइम पीरियड, जो भी उसमें पूरा डॉक्यूमेंटेशन के अंदर लिखा हुआ है, उसके हिसाब से फिर काम होगा। अब बैंक के अलावा जो मैंने बताया, कोऑपरेटिव्स भी काम करती हैं। कोऑपरेटिव्स के अंदर भी सेम है, कोऑपरेटिव भी गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहती हैं। और ये बैंक या फिर जो कोऑपरेटिव्स है, इनके ऊपर वॉचडॉग कौन है, आरबीआई ध्यान रखता है कि कितने परसेंट पे लोन दिया जा रहा है, किस हिसाब से लोन दिया जा रहा है। तो ये सारी चीजें आरबीआई देखता है, आरबीआई मॉनिटर करता है। तो ये चीजें इस पैराग्राफ के अंदर लिखी हुई है। उसके बाद तीसरा पॉइंट जो हमारा क्या है, और एक और डिफरेंस है, जो अगर आप गवर्नमेंट बैंक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से लोन लेंगे, तो वो चीप, सस्ता होगा, और देश को उठाने का काम, देश को मतलब डेवलपमेंट की तरफ ऑर्गेनाइज सेक्टर लेके जा रही हैं। ये कम रेट्स पर जो है लोन देते हैं। आपको पता है बहुत सारी स्कीम्स भी चल रही हैं, कि अगर किसी ने कोई अपना स्टार्टअप शुरू करना है, तो उसको कम ब्याज पर लोन मिल जाता है। उसको जो है यहाँ पर कम इंटरेस्ट पर जो है उसको लोन प्रोवाइड हो जाता है ऑर्गेनाइज सेक्टर से। लेकिन जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। इनको ये नहीं मतलब कि हमारा देश बढ़े ना बढ़े। तो आप समझ सकते हैं ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कितना खतरनाक है। लेकिन कहीं ना कहीं डेवलपिंग कंट्रीज में ये दोनों चीजें पैरेलली रन करती हैं। अगर पैरेलल रन नहीं करेंगी, तो गवर्नमेंट इतना काम नहीं कर सकती, गवर्नमेंट सभी को गवर्नमेंट जॉब नहीं दे पाएगी, गवर्नमेंट इतना पैसा नहीं दे सकती कि हर एक की जरूरत पूरी की जा सके। तो इसलिए जो है कुछ चीजें प्राइवेट प्लेयर्स के पास भी रहती हैं। और नेक्स्ट जो है इसमें देखिए, ये दूसरा पैरा, यहाँ तक ये सारी चीजें इसमें मैंने बता दी हैं। आप एक बार खुद से पढ़ लीजिए, उससे क्या होगा कि इसकी जो वर्डिंग है वो आपको समझ आ जाएगी। मैंने इसका जिस्ट बता दिया कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, जो आपको इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और आप एक बार थोड़ा सा इसकी वर्डिंग्स को देख लेना। नेक्स्ट है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, समय सहायता समूह। अब होता क्या है समय सहायता समूह, पहले आप उसको, कुछ भी हम नहीं पढ़ते, पहले थ्योरी भी नहीं पढ़ेंगे, पहले आप एक एग्जाम्पल से समझिए। मान लो किसी ने लोन नहीं लेना, एक ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। किसी कॉलेज के अंदर 10 स्टूडेंट हैं, 10 मतलब फ्रेंड्स हैं, स्टूडेंट नहीं है, फ्रेंड्स हैं 10, एक ही क्लास में पढ़ते हैं। भाई इनके पास ये पर मंथ, एक महीने में एक स्टूडेंट 1,000 रुपए सेव करता है अपने पास, सारी जो है उसका खर्चा निकाल के पूरे महीने का 1,000 सेव कर लेता है। 1,000, इस 1,000 की कितनी वैल्यू, इस 1,000 से ये कुछ नहीं खरीद सकता, ना ही इससे अच्छा मोबाइल खरीद सकता है, ना ये बाइक परचेज कर सकता है। इस 1,000 से इसका कुछ भी नहीं हो सकता, इसका कोई खर्चा नहीं निकल सकता है। लेकिन इसके पास 1,000 हर मंथ एक्स्ट्रा मिलता है। इस तरह से ये जो 10 फ्रेंड्स हैं, ये सभी जो है 1,000 पर मंथ जो है अपना सेविंग करते हैं। तो इन्होंने क्या किया, एक अपनी कमेटी बना ली,
आपको ये जो मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ आज के टाइम पे बहुत ये चल भी रहा है ये सिस्टम। इन्होंने अपनी कमेटी बना ली कि हम 10 फ्रेंड्स हैं, महीने की जैसे लास्ट 30 तारीख को हम लोग इकट्ठा होते हैं और अपना ये सारा 10,000 इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन इस 10,000 से अगर आप मोबाइल लेना चाहें तो मोबाइल ले सकते हो, 10,000 की डाउन पेमेंट करके आप लोग जो है बाइक भी निकलवा सकते हो। तो 10,000 की एक बहुत मतलब वैल्यू तो 10,000 की उतनी ही है जितनी 1,000 की वैल्यू 1,000 रुपए, 10,000 की वैल्यू 10,000। लेकिन 1,000 से कुछ मतलब आप कर नहीं सकते थे आगे कुछ, लेकिन 10,000 से आप बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत सारे रास्ते आपके पास ओपन हो गए। अब 10,000 हो गए, मान लो ये फोर्थ नंबर का है, इसको 10,000 चाहिए, इसने ले लिए, इसने इसको बिना इंटरेस्ट पे 10,000 मिल गए। अब नेक्स्ट मंथ फिर सेम सिस्टम, फिर 10,000 इकट्ठे हो गए, अब किसी दूसरे को जरूरत है, उसने ले लिए। तो मतलब आप ये समझ सकते हो कि 1,000 अकेला अकेला तो कुछ नहीं कर रहा था, लेकिन जब ये इकट्ठा हो गया, ये 10 फ्रेंड्स ने आपस में मिलके, तो ये सभी की जरूरतों को पूरा करने लग गया। तो ये कम्युनिटीज चलती हैं। तो इस कॉन्सेप्ट पे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है वो काम करते हैं। पहले इसी तरह से इसको आप एक इस तरह से सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कह सकते हैं, ठीक। खुद की मदद खुद ये कर रहे हैं और इस कॉन्सेप्ट पे ये चीजें काम कर रही हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। इसमें क्या है, इन द रिसेंट ईयर people have tried out some newer way of providing loans to the poor. The idea is to organize rural poor in a particular woman into small self help groups. भाई पुअर पूल कलेक्ट देयर सेविंग्स। और इसमें क्या होता है, ये सारी चीजें क्या लिखी हुई हैं मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। भाई किसी एक गांव के 15 से 20 लोग हैं जो अपनी सेविंग्स करते हैं, चाहे वो 25 रुपए से लेकर 100 रुपए तक कितनी भी सेविंग कर सकते हैं। इन्होंने सेविंग करना स्टार्ट कर दिया, इनको पता लग गया कि हम लोग जो है मतलब सभी बंदे 15 से 20 बंदे जो है 50 रुपए मिनिमम तो सेव कर लेते हैं, इनके पास सेविंग होना स्टार्ट हो गया। तो इन्होंने क्या किया, ये पैसे इकट्ठे करके दूसरे लोगों को इंटरेस्ट पे देना शुरू कर दिया। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स मतलब खुद की हेल्प ये खुद कर रहे हैं। 50 रुपए मिनिमम इन्होंने सबने इकट्ठा करना शुरू कर दिया। आप ये मान लीजिए कि यहाँ पर देखिए 1,000 रुपए इकट्ठा हो गया, तो इन्होंने 1,000 रुपया बैंक से सस्ता, बैंक से, प्राइवेट मनी लेंडर से सबसे सस्ता इन्होंने 2% पे देना स्टार्ट कर दिया आगे लोगों को। 2% पे दिया तो कुछ ना कुछ रिटर्न तो आएगा ही आएगा। तो इस तरह से इन्होंने अपने लिए काम करना स्टार्ट कर दिया। ये था स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट। उसके बाद क्या हुआ, ये 15 से 20 लोग जो अपनी अच्छी सेविंग कर रहे हैं, इन्होंने एक डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया कि हमने पिछले 1 या 2 साल में इतनी सेविंग की और इससे इतनी हम लोगों ने इनकम जनरेट कर ली। तो इस बिहाफ पे जो है बैंक इनको और लोन प्रोवाइड कर देता है। बैंक क्या कर देता है, लोन प्रोवाइड, लेकिन बिना सिक्योरिटी के। इनसे सिक्योरिटी नहीं ली जाती क्योंकि बैंक समझ जाता है कि इन्होंने पिछले 2 साल में कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमाया है, तो आगे भी मुझे ये प्रॉफिट अर्न करके मेरे जो है जो इंटरेस्ट है वो टाइम टू टाइम ये पे करते रहेंगे, जो इनकी इंस्टॉलमेंट्स है वो टाइम टू टाइम ये पे करते रहेंगे। तो बैंक बिना कोलेटरल के, बिना सिक्योरिटी के इनको लोन प्रोवाइड कर देता है। फिर ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, ये उस लोन से, ये जो इन्होंने बैंक से लोन लिया, पैसा लिया, उससे ये कोई बिजनेस रन करना चाहें तो ये छोटा मोटा बिजनेस खोल सकते हैं। अगर इस लोन का पैसा आगे इंटरेस्ट पे देना चाहें तो भाई आगे इंटरेस्ट पर भी दे सकते हैं। बिजनेस रन करेंगे तो कुछ ना कुछ ये मतलब खुद अर्न करेंगे, तो दूसरे लोगों को भी ये और मदद करेंगे और लोगों के लिए इनकम का साधन जनरेट करेंगे, जॉब्स जनरेट करेंगे। तो ये होते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। बस इसमें यही चीजें लिखी हुई हैं, इसको एक बार पढ़ लीजिए। और इसमें जो है गारंटर की जरूरत नहीं होती, सिक्योरिटीज के बिना जो इससे लोन मिल जाता है। और जहाँ पे सरकार नहीं पहुंच पाती, गवर्नमेंट नहीं पहुंच पाती, बैंक नहीं पहुंच पाते, वहां पर जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स काम करते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रूरल पीपल। तो गांव में ये बहुत ज्यादा एक्टिव है। और अभी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक आंकड़ा देखा था कहीं कि नियर अबाउट, यहाँ पे नहीं है वो डाटा, नहीं यहाँ पे, चलिए होगा कोई डाटा, मैं आपको बता दूंगा किसी नेक्स्ट लेक्चर में, कि काफी नंबर ऑफ जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स काम कर रहे हैं और इससे अच्छी इनकम हो रही है लोगों को। चलिए ये था हमारे पूरी थ्योरी। अब हमारे जो है क्वेश्चन पार्ट पे चलते हैं, इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स कि किस तरह से एग्जामिनर इसमें से क्वेश्चन पूछ सकता है और कितना आपने समझा है, कितना आपको याद हुआ है, देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, when both parties have to agree to sell and buy each other commodities it is known as। भाई मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि भाई एक के पास वीट है, दूसरे के पास राइस है। ये वीट लेना चाहता है और ये राइस खरीदना चाहता है, तो दोनों ही एग्री करते हैं। उसको क्या बोलते हैं, डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट्स, मतलब चाहतों का दोहरा संयोग, कि दोनों चाहते हैं कि भाई मेरे पास वो चीज होनी चाहिए, वो भी चाहते हैं मेरे पास वो चीज होनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग
इशू करेंसी नोट्स इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में करेंसी नोट जारी करता है? तो मैंने आपको बताया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है भारत में करेंसी नोट जारी करता है। राइट आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट्स गेट्स एलिमिनेटेड इन द इकोनॉमी वेयर? तो भाई जो डबल को इंसिडेंस है इसकी जरूरत कब खत्म हो गई? अर्थव्यवस्थाओं में दोहरे संयोग की आवश्यकता कब समाप्त हो गई? जब पैसा उपयोग में आने लगा। जब क्या होने लगा? मनी यूज की जाने लगी, तब डबल कोइंसिडेंस की जरूरत नहीं थी। भाई तेरे को वीट खरीदने हैं, तू पैसा दे और वीट ले, जरूरी नहीं है कि तू राइस दे, मुझे राइस की जरूरत ही नहीं है। समझ गए आप? ऊपर पढ़ के आए हैं, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलिए, द डिपॉजिट दैट कैन बी विदड्रॉन फ्रॉम द बैंक अकाउंट व्हेन नीडेड आर नोन एज? जरूरत पड़ने पर बैंक खाते से जो जमा राशि निकाली जा सकती है उसे क्या कहते हैं? भाई जरूरत आपको, आप डिमांड करोगे कि भाई मेरे पैसे हैं मुझे चाहिए, उसको क्या बोलते हैं? डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट या फिर ब्याज, सॉरी ये ब्याज नहीं, ये मांग जमा। क्या कहा जाता है उसको? मांग जमा कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, द मेन सोर्स ऑफ अर्निंग फॉर बैंक इज? भाई बैंक का जो मेन सोर्स क्या है अर्निंग का? डिपॉजिट, इंटरेस्ट, लोन या ऑल ऑफ द अबव? अब इसमें देखो ऑल ऑफ द अबव दे रखा है, किस लिए दे रखा है? कंफ्यूज करने के लिए। बैंक डिपॉजिट भी रखता है, इंटरेस्ट भी लोन भी देता है, लोन देता है, ऑल ऑफ द अबव। लेकिन इसने पूछा मेन सोर्स क्या है, तो मैंने आपको बड़े आराम से यहाँ पर लिख के दिखाया था, दिखा भी देता हूँ। कहाँ गया हमारा बैंक? ये बैंक है कि बैंक का मेन सोर्स मैंने यहाँ पे आपको लिख के बताया था कि बैंक जो है, सॉरी मैंने बताया था, शायद मैंने लिखा नहीं है, कि इंटरेस्ट, लोन देता है इंटरेस्ट पे, तो मेन सोर्स है अर्निंग का क्या है? इंटरेस्ट है। ओके, यहाँ पर ब्याज पे कनेक्ट पहले ही हो गया, तो राइट आंसर बी है। एन एग्रीमेंट इन विच द लेंडर सप्लाइज द बोरोर विद द मनी, गुड्स और सर्विसेज इन रिटर्न फॉर द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट इज? भाई एक समझौता जिसमें ऋणदाता भविष्य में भुगतान के वादे के बदले में उधारकर्ता को पैसे, सामान या सेवाओं की आपूर्ति करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज एग्रीमेंट, परचेज बुक, लोन या फिर मनी? तो भाई फ्यूचर पेमेंट, आप उसको पैसा वापस करने का वादा करते हो तो वो क्या होता है? वो लोन लेते हो आप किसी से, क्या लेते हो? ऋण लेते हो। नेक्स्ट देखो, एन एसेट दैट बोरोर ओन्स एंड यूज एज ए गारंटी टू लेंडर अंटिल द लोन इज रीपेड इज नोन एज? भाई एक संपत्ति जो उधारकर्ता के पास होती है और जब तक ऋण नहीं चुकाया जाता तब तक ऋणदाता को गारंटी के रूप में उपयोग की जाती है, तो क्या बोलते हैं? कोलेटरल, जिसको कि क्या गारंटी बोलते हैं। कि भाई आप पैसा लेके जा रहे हो, 1 लाख रुपए लेके जा रहे हो, अगर कल को नहीं दे पाए तो मैं अपना 1 लाख कहाँ से लूंगा? तो भाई 1 लाख के बदले उतना गोल्ड, मशीनरी या उतनी लैंड के पेपर्स वहां पर जमा करवाने पड़ते हैं, उसको बोलते हैं कोलेटरल संप्राशरण। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द मेजर सोर्स ऑफ चीप क्रेडिट इन द रूरल एरियाज अदर देन बैंक आर? मेजर सोर्स क्या, मेजर सोर्स ऑफ चीप क्रेडिट इन द रूरल एरियाज कौन सा है? ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों के अलावा सस्ते ऋण का प्रमुख स्रोत क्या है? बैंक तो सस्ता ऋण देते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, इसके अलावा क्या है? रूरल गवर्नमेंट, रूरल बैंक, कोऑपरेटिव्स, तहसीलदार। राइट आंसर क्या है? कोऑपरेटिव्स। कोऑपरेटिव्स जो है बैंक और कोऑपरेटिव्स रूरल एरियाज में जो है सस्ते दामों पे लोन या सस्ते ब्याज पे लोन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंप्राइज द इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स? इनमें से कौन औपचारिक क्षेत्र के ऋणों में शामिल नहीं है? बैंक, कोऑपरेटिव्स, ट्रेडर्स। तो भाई इसमें पूछा है इनफॉर्मल सेक्टर, एक होता है फॉर्मल सेक्टर जिसको कि ऑर्गेनाइज्ड बोल सकते हैं, और इनफॉर्मल अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो कौन से हैं? बैंक और कोऑपरेटिव्स तो फॉर्मल सेक्टर में आते हैं, और नॉट कंप्राइज इनफॉर्मल सेक्टर। एक मिनट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंप्राइज द इनफॉर्मल सेक्टर? तो इनफॉर्मल में कौन कौन से नहीं आते हैं? ए एंड बी, बैंक और ये जो कोऑपरेटिव्स हैं ये तो फॉर्मल के अंदर आ गए, तो इनफॉर्मल में कौन से आएंगे? इनफॉर्मल में ट्रेडर्स आएंगे। ठीक,
नॉट पूछा गया था, वो हमने यहाँ पर कर दिया। ठीक है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बाकी कोई कंफ्यूजन हो तो आप इसकी जो है नीचे एक्सप्लेनेशन दी गई है लास्ट में, वो पढ़ सकते हो। द क्रेडिट एक्टिविटीज ऑफ लेंडर्स इन द फॉर्मल सेक्टर इन द इनफॉर्मल सेक्टर्स आर सुपरवाइज्ड बाय द, तो क्रेडिट एक्टिविटीज जो है इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर, फॉर्मल सेक्टर के अंदर कौन करता है सुपरवाइज? फॉर्मल सेक्टर में तो जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो सुपरवाइज करता है, लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर में कौन सुपरवाइज करता है? अनौपचारिक क्षेत्र में उधारकर्ताओं की ऋण गतिविधियों की निगरानी किसके द्वारा की जाती है? तो भाई किसी के द्वारा नहीं की जाती, उसमें निगरानी होती ही नहीं है, वो अपनी मर्जी से जितना मर्जी इंटरेस्ट जो है ले सकते हैं। अनफेयर मींस जो मेथड जो यूज करते हैं लोन को रीपे करने के लिए, तो मतलब किसी की जमीन है, 1 लाख रुपया दिया ब्याज पे, जमीन की कीमत थी 2 लाख रुपए, तो अगर ये इनफॉर्मल सेक्टर में तो ये 2 लाख की जमीन को सेल करके बोलेगा कि 1 लाख ही बना था, उसकी कीमत 1 लाख में कट हो गई, तो इसका 1 लाख इसको वापस नहीं दिया जाएगा। और अगर बैंक के पास 1 लाख रुपया आपने बैंक से लोन लिया है और 2 लाख रुपए की जमीन है, मतलब कि जो लैंड ऑफ एक पीस ऑफ लैंड है 2 लाख का है, तो बैंक क्या करेगा, इस जमीन को सेल कर देगा और 1 लाख खुद रख लेगा और 1 लाख जिसकी है उसको दे देगा कि भाई ये तेरा 1 लाख है, उसको सेल करके 1 लाख बचा था, ये आपका 1 लाख। तो मतलब फॉर्मल सेक्टर में इस तरह की एक्टिविटीज है और इनफॉर्मल सेक्टर में मैंने आपको बता दिया कि भाई 2 लाख की जमीन सेल कर दी, उसको बोला कि 1 लाख ही बना था, वो उसमें खत्म हो गई सारी। तो आप समझ सकते हैं चीजों को। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द स्टेटमेंट फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, तो इसमें नॉट ट्रू देखनी है। तो इट हैज 15 to 20 मेंबर्स, तो इसमें होते हैं मेंबर्स, ये ठीक है। द इंपॉर्टेंट डिसीजन रिगार्डिंग द सेविंग्स एंड लोन एक्टिविटीज आर टेकन बाय द सरपंच ऑफ दैट एरिया, तो भाई सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में ये जो लोग होते हैं ये खुद अपने लिए काम करते हैं, अपने डिसीजंस खुद लेते हैं, किसी सरपंच, तहसीलदार, आईएएस आईपीएस इसमें जरूरत नहीं है। तो दूसरा पॉइंट हमारा गलत है और हमारे क्वेश्चन का ये सही उत्तर है। राइट आंसर क्या है? बी। ठीक, बाकी पढ़ लो। इट हेल्प ब्रोवर टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ कोलेटरल, बिना कोलेटरल के लोन मिल जाता है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में। द ग्रुप चार्जेस फ्यूअर इंटरेस्ट रेट्स देन मनी लेंडर्स, की भाई ये कम इंटरेस्ट रेट पे लोन देते हैं, मैंने आपको बताया था, याद होगा, अभी थोड़ी देर पहले बताया। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्राइजेस द टर्म ऑफ क्रेडिट, निम्नलिखित में से किसमें क्रेडिट की शर्तें शामिल हैं? इंटरेस्ट रेट में, कोलेटरल में, डॉक्यूमेंटेशन में, या सभी में? तो भाई राइट आंसर क्या है? डॉक्यूमेंट, ऑल ऑफ द अबव, सभी में क्रेडिट की शर्तें शामिल है। इंटरेस्ट रेट भी एक शर्त है, कोलेटरल भी एक शर्त है कि भाई मेरे पास कुछ जमा करवा के दे तभी आपको लोन मिलेगा, डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉपर चीजें लिखी होती हैं। तो राइट आंसर क्या है? बी। नेक्स्ट देखिए, ए हायर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मीन्स, उधार लेने की उच्च लागत का अर्थ क्या है? हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्या है? हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की उच्च दर। सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो। लेवल 1 क्वेश्चन देख लिया, अब आ गए लेवल 2। जिस बच्चे ने लेवल 1 क्वेश्चन बड़े ध्यान से किए हैं तो लेवल 2 क्वेश्चन उसके बड़े आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस का मतलब कि आप ये समझो कि लैंग्वेज सेम है, लेकिन क्या होता है कि इसमें ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या है, इजी टू मॉडरेट रहते हैं। इजी टू मॉडरेट मतलब एक लाइन में एक ही क्वेश्चन पूछा गया है, और अब नीचे क्या है भाई, 1 2 3, एक क्वेश्चन में इन्होंने 3 क्वेश्चन पूछ लिए। तो अगर 3 में से आपको एक भी आता है तो एलिमिनेशन मेथड से आप काम कर सकते हो। तो वो देख लीजिए, जिन्होंने नहीं देखे, जिनको नहीं पता, तो वो एक बार देख लेना सभी लेक्चर्स को आसानी से, मतलब कि सारी चीजें आपको आसान लगेंगी और सारे मेथड्स आपको समझ आ जाएंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू मनी, तो मनी के संदर्भ में, धन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और देखना क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबव आर द करेक्ट, तो ऊपर दी गई स्टेटमेंट्स है, इनमें से कौन कौन सी करेक्ट है, तो हमें करेक्ट देखनी है। फर्स्ट देखिए, ए डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट्स इज व्हेन बोथ पार्टीज हैव टू एग्री टू सेल एंड बाय ईच अदर्स कमोडिटीज, तो बिल्कुल सही बात है ये कि डबल कोइंसिडेंस कब होता है, जब दोनों पार्टीज सेल और बाय करने के लिए एग्री कर जाती है। फर्स्ट हमारा ठीक है। इन ए बार्टर सिस्टम वेयर गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज्ड विदाउट द यूज ऑफ मनी, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स डज नॉट एग्जिस्ट, भाई बार्टर सिस्टम में यही था कि जरूरत है तभी हो पाएगा, अदरवाइज नहीं। तो डबल को इंसिडेंस में क्या होता है, बार्टर सिस्टम ही होता है। तो दूसरा हमारा इसमें गलत पॉइंट है।
तो दूसरे को मैंने कट कर दिया, पर जिसमें 2 है वो ऑप्शन हम हटा देते हैं। तो इनमें 2 है तो हमारा आंसर क्या हो गया, 1 और 3। ये आपका एलिमिनेशन मेथड था। मनी इज एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज द करेंसी इज ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। इसलिए मनी जो है एक एक्सेप्टेड मीडियम है किस चीज के लिए, एक्सचेंज करने के लिए सभी चीजों को। तो ये आप देख सकते हो, ये सही है, ये गलत है, तो इसका राइट आंसर क्या है, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू मनी। ये भी सेम क्वेश्चन है। धन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। बिल्कुल ठीक है कि जो भारतीय रिजर्व बैंक है वो केंद्र सरकार की ओर से करेंसी नोट को जारी करता है, पहला ठीक है। दूसरा देखिए, इसमें देखिए क्या करेक्ट पूछा गया, इसमें करेक्ट पूछा गया, द डिपॉजिट इन द बैंक अकाउंट्स दैट कैन बी विथड्रॉन ऑन डिमांड आर कॉल्ड टाइम डिपॉजिट। भाई जो डिमांड पर दिए जाए उसको क्या बोलते हैं, डिमांड डिपॉजिट। और टाइम डिपॉजिट कौन सा होता है, जो एक टाइम पीरियड के बाद मेच्योर हो जाते हैं। जैसे कि बैंक में कुछ स्कीम्स होती हैं, आप 10,000 रुपए 6 महीनों के लिए जमा करवा दो, 10,000 रुपए 6 मंथ्स के लिए जमा करवा दो टाइम डिपॉजिट, तो वो आपको जो है 6 महीने बाद 13,000 रुपए देंगे। ये होता है टाइम डिपॉजिट, कि इतने टाइम पीरियड के बाद आपकी जो है इतनी फिक्स अमाउंट मिलेगी। तो ये आप अपने बैंक में जाके पता कर सकते हैं कि कितने पैसों पे कितनी अमाउंट आपको वो दे रहे हैं। ये अलग अलग बैंक अलग अलग रेट्स ऑफर करते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कुछ और इंटरेस्ट रेट ऑफर किया जाएगा, एचडीएफसी बैंक में कुछ और इंटरेस्ट रेट ऑफर किया जाएगा, आईसीआईसीआई बैंक में कुछ और इंटरेस्ट रेट आपको ऑफर किया जाएगा। तो वो अलग अलग बैंक का अलग अलग होता है। तो इनको डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं, टाइम डिपॉजिट नहीं कहते। तो ये हमारा गलत है, तो जिसमें 2 है हम उसको हटा देंगे, ये 2 वाला हटा दो। तो इसमें सिर्फ फर्स्ट ठीक है, तो राइट आंसर है ए। ये जो 1 एंड 2 है ये तो इसमें तो आसान होता है। अगर एक ठीक है एक गलत है तो बिल्कुल सिंपल सा आंसर है। अगर एक ठीक है और दूसरे का पता नहीं है तो गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि पहला भी ठीक हो सकता है और दूसरा ठीक हो तो फिर सी ऑप्शन हो जाएगा, तो फिर गड़बड़ हो सकती है ऐसे क्वेश्चन में। राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। A check is a paper instructing the bank to pay a specific amount from the person's account to the person in whose name the check has been issued। तो चेक एक पेपर होता है, एक चेक एक कागज है जो बैंक को निर्देश करता है कि वह व्यक्ति के खाते से उस व्यक्ति को एक विशिष्ट राशि का भुगतान करे जिसके नाम पर चेक जारी किया गया। तो ये बिल्कुल ठीक ऑप्शन है कि भाई जिसके नाम पे आप चेक जारी करोगे उसके अकाउंट में सीधे पैसे आ जाएंगे। कभी भी बैंक से देखिए आप कैश नहीं ले सकते, वो सीधे क्या है, बैंक ज्यादातर अकाउंट पे ही होते हैं, सीधा अकाउंट में ही आते हैं पैसे। हालांकि चेक देकर आप पैसे भी ले सकते हैं लेकिन उसके लिए कुछ अलग कंडीशंस होती हैं। आगे मैं आपको जब बैंकिंग वाला चैप्टर करवाऊंगा तो सारी चीजें अच्छे से क्लियर कर दूंगा। करने को सारी चीजें यहीं पर कवर हो जाएंगी, लेकिन उस चीज का फायदा नहीं है। धीरे धीरे आपकी जो है क्लासेस चल रही हैं, आपको सारी चीजें आपका लेवल अप किया जा रहा है, लेकिन यहां से मैं कहूँ कि सीधा यहाँ ले जाऊं तो पॉसिबल नहीं है। आप ये देखो बीच में छोटे छोटे और भी स्टेप्स हैं, तो इन स्टेप्स को फॉलो करते जाओ। जैसे कि ये सीढ़ियां हैं, ये देखो, यहाँ से यहाँ जंप करना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप एक एक सीढ़ी चढ़ते जाओ तो आप छत पर पहुंच जाओगे। ठीक है, तो एक एक सीढ़ी चढ़ते जाइए, आप जो है आराम से सारी चीजें समझ आ जाएगी, आपको क्लियर आ जाएंगी। तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि ये चीज मुझे समझ में नहीं आई या फिर ये चीज मेरी अभी कवर नहीं हुई है। कहीं और आपका कोई फ्रेंड कह दे, किसी की फ्रेंड कह दे कि ये मैंने तो कर लिया, क्या तूने किया है या नहीं किया, तो इस चीजों से पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर आप हमारे लेक्चर्स देख रहे हैं, मेरी लेक्चर सीरीज में इनरोल्ड हैं और मेरा स्टडी मटेरियल आपके पास है, तो आपको किसी चीज के लिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। सारी चीजें कवर की जाएंगी, एक एक चीज आपको जो है कवर करवाई जाएगी। ठीक है, बस एक बार इसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिए एक बार। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बैंक्स मेक यूज ऑफ द डिपॉजिट टू मीट द लोन रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल। तो बैंक लोगों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा कराने के लिए जमा राशि का उपयोग करता है। तो बिल्कुल ठीक है भाई, डिपॉजिट बैंक के पास लोग जमा करवाते हैं, उसी से बैंक दूसरों को जो है आगे लोन प्रोवाइड करता है। तो ये भी हमारा ठीक है, तो इसमें दोनों ठीक है। राइट आंसर है सी, 1 एंड 2। अदरवाइज बैंक के पास पैसा कहां से आया, बैंक के पास वही पैसा आता है जो लोग जमा करवाते हैं बैंक में जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू क्रेडिट. Credit refer to an agreement in which the lender supplies the borrower with money or services in return for the promise of future payment. तो क्रेडिट एक समझौते को संदर्भित करता है जिसमें ऋणदाता भविष्य में भुगतान के वादे के बदले में उधारकर्ता को धन या सेवाओं की आपूर्ति करता है. तो ये हमारा यहाँ पर बिल्कुल ठीक है. दूसरा देखिए, क्रेडिट ऑलवेज पुशेस द बोरोज इनटू अ बैड सिचुएशन. तो भाई जरूरी नहीं है, क्रेडिट ऋण जो है हमेशा बैड सिचुएशन में नहीं धकेलता. एग्जांपल से समझिए, ये एक पीस ऑफ लैंड है किसी के पास, ये ए है और ये बी है. इन दोनों के पास सेम पीस ऑफ लैंड है. तो इन्होंने क्या किया, एक बैंक से, एक बैंक है यहाँ पर, एक कॉमन बैंक है, इस बैंक से इस बंदे ने 10,000 रुपए लिए. इससे क्या, इसने बीज और जो खाद फर्टिलाइजर्स वो लिए और इसने यहाँ पर जो है अपने खेतों में बिजाई कर दी. ये भी है, इसने भी यहाँ से 10,000 रुपए लिए, इसने भी सेम बीज खाद के लिए पैसे लिए और अपने खेतों में बिजाई कर दी, प्रॉपर पानी दिया. अब इसकी फसल जो है, इसकी फसल पक गई, पकने के बाद इसने फसल काटी, काट के मार्केट में सेल करके आया और इसको कमाई होगी 50,000 की, 50,000 इसको अर्निंग हो गई. अब इसने 10,000 बैंक का उतार दिया, 5,000 इस ब्याज होगी तो उसने 15,000 उतार दिया, 35,000 इसकी सेविंग्स मतलब इसके पास हो गए. ये बी था, जब बेचने का टाइम आया, जब काटने का टाइम आया तो इसकी क्या हो गया, आग लग गई. तो ये जो है 10,000 इसने देने से बैंक को 15,000 वो नहीं दे पाया. अब नेक्स्ट टाइम इसको फिर बैंक से लेने पड़ेंगे पैसे, बैंक देगा नहीं देगा, तो बी नहीं चुका पाया. तो जरूरी नहीं है कि हर टाइम जो है आप क्रेडिट लेते हो वो आपको बैड सिचुएशन में ही पुश करता है. कई बार बिजनेस क्या होता है, नुकसान हो जाता है तो बैड सिचुएशन में चला जाता है. तो वो डिफरेंट डिफरेंट पर्सन के लिए डिफरेंट डिफरेंट जो है कंडीशंस वेरी करती हैं. तो दूसरा यहाँ पर क्या है, गलत हो जाएगा. करेक्ट पूछा गया तो राइट आंसर ए है हमारा. ठीक, तो आपको एग्जाम्पल से समझ आ गया होगा. मैं कोशिश करता हूँ कि प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लिए जाएं, डेली लाइफ से एग्जाम्पल लिए जाएं, तो आपको क्या है थोड़ा ज्यादा इसमें टच मिलता है. ये होता है कि ठीक है ये चीजें मुझे पता है, अच्छे से समझ आ जाती है. नेक्स्ट देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. कोलेटरल इज एन एसेट दैट द बोरोर्स यूज एज ए गारंटी टू लेंडर अंटिल द लोन इज रीपेड. भाई कोलेटरल जो है एक गारंटी के रूप में यूज की जाती है. तो ये फर्स्ट हमारा बिल्कुल यहाँ पर ठीक है, पहला ऑप्शन. दूसरा देखिए, इंटरेस्ट रेट, कोलेटरल एंड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट एंड द मोड ऑफ रीपेमेंट टुगेदर कंप्राइजेस द टर्म ऑफ क्रेडिट. तो ये भी बिल्कुल ठीक है कि इंटरेस्ट रेट, कोलेटरल, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट या मोड ऑफ रीपेमेंट, ये सारी जो है टर्म्स है किसके लिए, क्रेडिट की टर्म्स, इनको टर्म्स ऑफ क्रेडिट कहा जाता है. ये ऋण की शर्तें हैं. नेक्स्ट देखिए, if the borrower fails to repay the loan, the lender does not have the right to sell the asset or collateral to obtain payment. तो भाई ये क्या गलत है. अगर कोई टाइम पे लोन नहीं चुका पाया तो जो उसने कोलेटरल रखी है, जो गारंटी के रूप में रखा है, तो उसके पास राइट होता है उसको क्या करने का, सेल करने का. तो ये हमारा राइट आंसर है डी. तीसरा गलत है, पहले तो ठीक है, तो राइट आंसर डी हो गया. नेक्स्ट देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस supervises the functioning of formal sources of loans and monitor the banks in actually maintained cash balances. वो इसमें बोला मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. ये काम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का नहीं है, ये काम किसका है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का. कि जो फॉर्मल सोर्सेज है उसमें जो लोन दिया जा रहा है उसको मॉनिटर करना और कैश का बैलेंस को मेंटेन करना. तो ये काम आरबीआई का है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का नहीं है. इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है, गलत. अब जिसमें एक है उसको हम हटा देते हैं. पहला पॉइंट गया, सी भी गया और डी भी गया, ये एलिमिनेट कर दिया हमने. तो हमारा आंसर क्या है, बी. एक स्टेटमेंट पढ़ी और हमने आंसर दे दिया. टाइम कम है, आप इस मेथड का यूज कर सकते हो. कुछ नहीं आता, कुछ नहीं पढ़ा ज्यादा, तो इस मेथड का यूज कर सकते हो. जब कुछ भी नहीं आ रहा तो एलिमिनेशन मेथड तो फिर काम आएगा ही आएगा. नो ऑर्गेनाइजेशन सुपरवाइजेस द क्रेडिट एक्टिविटीज ऑफ लेंडर इन द इनफॉर्मल सेक्टर. तो भाई कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है इनफॉर्मल सेक्टर में सुपरवाइज नहीं करती. तो ये बिल्कुल ठीक है. द इनफॉर्मल सेक्टर चार्जेस ए हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट देन द फॉर्मल सेक्टर. बिल्कुल सही है. अभी फॉर्मल सेक्टर में जो इंटरेस्ट रेट है वो नॉमिनल रहते हैं और जो इनफॉर्मल सेक्टर में ज्यादा होते हैं. तो ये दूसरा और तीसरा ठीक है, राइट आंसर बी है. तो तीसरा ठीक है, पहला गलत, राइट आंसर बी. सिंपल था. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द टर्म ऑफ क्रेडिट मे वेरी फ्रॉम वन क्रेडिट अरेंजमेंट टू द अनदर। जो टर्म ऑफ क्रेडिट है वो एक से दूसरे तक क्या हो सकता है कि वेरी कर सकती है। ऋण की शर्तें एक ऋण व्यवस्था से दूसरी में भिन्न हो सकती हैं। तो ये बिल्कुल यहाँ पर ठीक पॉइंट है, भिन्न हो सकती, सॉरी, द टर्म ऑफ क्रेडिट में वेरी फ्रॉम वन क्रेडिट अरेंजमेंट टू अनदर। ऐसा नहीं है भाई, शर्तें जो है सभी के लिए सेम रहती हैं, लेकिन अगर हाँ फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर के लिए जो है अलग हो सकती हैं, उसमें वो नहीं लिखा हुआ। तो ये अगर कोई एक लोन ले रहा है किसी से और दूसरा बोरोर और लेंडर सेम है, तो ये लेंडर्स के पास दूसरा बोरोर है, तो इनके पास सेम ही शर्तें रहेंगी इनको लोन पेमेंट करने की। 1 सेकेंड, मुझे एक बार थोड़ा सा ध्यान से सुनना दीजिए, कुछ गड़बड़ हो रही है इस क्वेश्चन में। चलो दूसरा पॉइंट देखते हैं, दूसरा मेथड लगा के देखेंगे। कोऑपरेटिव्स प्रोवाइड द चीपर लोन इन रूरल एरियाज। तो कोऑपरेटिव रूरल एरियाज में चीपर लोन प्रोवाइड करते हैं, बिल्कुल ठीक है दूसरा हमारा। तो जिसमें दूसरा है ये हमारा ठीक हो सकता है, ये भी और ये भी। इसको हटा देते हैं एक बार। ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स आर पार्ट ऑफ फॉर्मल सेक्टर्स वेयर एज कोऑपरेटिव्स लाई इन द इनफॉर्मल सेक्टर। तो भाई ट्रेडर और मनी लेंडर ये फॉर्मल सेक्टर का नहीं, ये इनफॉर्मल सेक्टर का पार्ट है। तो कोऑपरेटिव लाई इन द इनफॉर्मल सेक्टर, तो तीसरा हमारा गलत है। तो हम तीसरे को यहाँ पे जिसमें तीसरा है वो हटा देते हैं, ये हटा देते हैं। तो ये हो गया ए। तो हमारा राइट आंसर क्या है? 1 एंड 2 ओनली। तो ये हमारा राइट आंसर, ये कुछ देख लेना ऊपर नीचे हो गया, राइट आंसर हमारा ए है। ये नहीं, ये वाला राइट आंसर। तो अब देखो मेरे को समझ में नहीं आता कि पहला ठीक है या गलत है। तो मैंने एलिमिनेशन मेथड यूज किया, तो एलिमिनेशन मेथड से पता चल गया कि पहला हमारा ठीक है। द टर्म ऑफ क्रेडिट में वेरी फ्रॉम वन क्रेडिट अरेंजमेंट टू अनदर। मतलब सबके लिए अलग अलग हो सकती है। किसी ने 1 लाख लोन लिया है तो उसके लिए कुछ अलग टर्म्स कंडीशंस हो सकती हैं। किसी ने 10 लाख का लोन लिया है तो उसके लिए अलग कंडीशंस हो सकती हैं। किसी ने गोल्ड रखा है कोलेटरल के रूप में, किसी ने पीस ऑफ लैंड रखा है कोलेटरल के रूप में, तो अलग अलग सबके लिए हो सकती है। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड हर जगह काम आएगा। ये थोड़ा ए ऊपर कर लेना और बी नीचे हो गया, या वैसे मैं ठीक करवा दूंगा, लेकिन पता ही नहीं ऊपर नीचे कैसे भाग गया ये। चलिए कोई बात नहीं, हो जाता है कई बार टाइपिंग मिस्टेक। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। दे प्रोवाइड स्मॉल लोन्स फ्रॉम द ग्रुप टू मीट द नीड्स ऑफ पीपल इन द ग्रुप्स। तो भाई क्या करते हैं, वो समूह लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए छोटे ऋण प्रदान करता है, बिल्कुल ठीक है ये पॉइंट हमारा। दूसरा देखिए, द इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर हायर देन द मनी लेंडर्स। तो भाई सेल्फ हेल्प ग्रुप तो सबसे सस्ता लोन प्रोवाइड करते हैं, तो ये हमारा गलत है। दूसरा पॉइंट हमारा गलत है, तो जिसमें 2 है उसको हम हटा देते हैं। ये भी हट गया, ये भी हट गया। अब बचा हमारे पास 2 ऑप्शंस, देखते हैं। दे हेल्प बोरोवर्स ओवरकम द प्रॉब्लम्स ऑफ लैक ऑफ कोलेटरल। तो बिल्कुल सही बात है, अगर किसी के पास कोलेटरल नहीं है, क्योंकि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बिना कोलेटरल के ही लोन प्रोवाइड करते हैं और लोन लेते हैं। तो ये ठीक है, यहाँ पर तीसरा पॉइंट भी हमारा। नेक्स्ट देखिए, दे आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रूरल पीपल। तो वे ग्रामीण गरीबों के संगठन के ब्लॉक का निर्माण करते हैं, तो ये बिल्कुल ठीक है। तो पहला तीसरा और चौथा, तो पहला तीसरा और चौथा सी में यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर सी हमारा सही आंसर है, पहला तीसरा और चौथा। तो ये था हमारा चैप्टर धन और ऋण, मतलब क्या है, मनी एंड क्रेडिट। और उसके बाद ये नीचे सारी आंसर दिए गए विद एक्सप्लेनेशन, तो आप एक एक आंसर को पढ़ लेना। एक बार जाकर आप अपनी जो है इस पीडीएफ को जरूर रीड आउट करना, जितनी भी चीजें मैंने समझाई हैं वो और आपको अच्छे से समझ आ जाएंगी। कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या फिर आप राइट टू योर ट्यूटर कर सकते हो। अगर एप्लीकेशन पे देख रहे हो, अगर प्राइवेट चैनल पर देख रहे हो, तो वहां पर भी आप जो है कमेंट कर सकते हो। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। और इसमें ये मैं आपको फिर से कहूंगा कि जो क्वेश्चन बैंक है वो साथ साथ में जरूर प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन बैंक बहुत जरूरी है। मैं क्वेश्चंस जितने यहाँ पे करवा देता हूँ ये तो आपके हो गए, इसके अलावा हमारा जो क्वेश्चन बैंक है ये ले लीजिए। क्वेश्चन बैंक से आप क्वेश्चन जितने ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा है। और कुछ स्टूडेंट्स के डाउट्स है कि सर क्लासेस के साथ साथ हम करंट अफेयर कब करें, तो स्टूडेंट्स एक बार सारा सिलेबस कवर कर लो, उसके बाद करंट अफेयर पढ़ना। आपको करंट अफेयर पढ़ने में भी मजा आएगा। सिलेबस पूरा नहीं है, क्रेडिट का पता नहीं है, मनी का पता नहीं है, एक्सचेंज रेट पता नहीं है, तो करंट अफेयर कहाँ से पढ़ोगे? तो इसलिए अभी एक बार करंट अफेयर रहने दो, पहले एक बार सिलेबस पूरा कर लो, उसके बाद आप करंट अफेयर साथ में जो है शुरू कर सकते हो। जब आप रिवीजन चल रही हो ना सिलेबस की,
उस टाइम पे आपको जो है करंट अफेयर काम आएंगे। दूसरी एक चीज और समझा देता हूं मैं आपको यहाँ पर। देखिए, कोई भी एग्जाम है, चाहे यूपीएससी का है, चाहे स्टेट पीसीएस का है, किसी भी स्टेट पीसीएस का, मैं सिर्फ हरियाणा की बात नहीं करूंगा, मैं पंजाब की बात नहीं करूंगा, बिहार की बात नहीं करूंगा, उत्तर प्रदेश की बात नहीं करूंगा, कोई भी स्टेट पीसीएस हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो केरल हो, कर्नाटक हो, किसी कहीं का भी स्टेट पीसीएस हो, 35% से ज्यादा करंट अफेयर नहीं पूछते हैं ये लोग। 35 तो मतलब 65% जो है आपके पास कौन सा है, स्टेटिक जीके। ठीक है, ये मैक्सिमम है 35%। जो इनका रेशियो रहता है वो कितना रहता है, 5 to 25%। इतने ही पूछते हैं करंट अफेयर। तो करंट अफेयर का प्रोपोर्शन कम है। एक बार आप पहले अपना इसको स्ट्रॉन्ग कर लो। अगर आपके मान लो 75 क्वेश्चन दूसरे हैं और 25 करंट अफेयर के हैं, अगर आपके 75 में से आपको 60 बिल्कुल एक्यूरेट आते हैं, तो आप वैसे ही कट ऑफ क्लियर कर जाओगे। आपको जरूरत ही नहीं है करंट अफेयर की। लेकिन क्या होता है कि कभी भी 100% बच्चे को नहीं आता, तो इसलिए बच्चा क्या करता है, थोड़े बहुत करंट अफेयर साथ में रेडी कर लेता है, ताकि उसको प्रॉब्लम ना हो कि 25 करंट अफेयर में से अगर हमारे 10 या 12 भी ठीक हो गए तो हमारा अच्छा स्कोर हो जाएगा, हम मेरिट में आ जाएंगे। तो करंट अफेयर बाद का काम है। पहले आप एक बार अपना सिलेबस पूरा करो, उसको रिवाइज करो, चीजों को अच्छे से, चीजों को याद करो, पढ़ो, बार बार याद करो और प्रैक्टिस करो। जितना ज्यादा हो सके प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन बैंक के अंदर आप एनरोल हो सकते हैं। टेस्ट सीरीज है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट पीसेस के लिए आप लोग जो है, जिस भी स्टेट पीसेस की तैयारी कर रहे हैं उसकी टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। स्पेशल नोट्स हैं, आप ये ले सकते हैं। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। पेड स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, आपको सारी चीजें पता है। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और नेक्स्ट लेक्चर शुरू करने से पहले आप प्लीज एक बार ये पीछे वाला सारा रिवाइज जरूर कर लेना। मैं आपको लेक्चर शुरू होने से पहले यही कहता हूँ कि चैप्टर्स का नाम बताओ। चैप्टर का नाम मैं भी आप लोगों को बता देता हूँ, लेकिन जब मैं कहता हूँ ना कि चैप्टर का नाम बताओ, तो आपके माइंड में सारे चैप्टर्स चलने ही चाहिए कि ठीक है, इस चैप्टर में मैंने ये पढ़ा था, पहले में, दूसरे में मैंने ये पढ़ा था। यहाँ पर मैंने सारे चैप्टर्स के नाम लिखे हैं, देखिए यहाँ पर, कि फर्स्ट चैप्टर में मैंने ये पढ़ा, दूसरे में ये पढ़ा, तीसरे में ये पढ़ा, चौथे में ये मैंने पढ़ा था, पांचवें में, छठे में, आज सातवां भी यहाँ पर ऐड हो गया है। तो सातवां भी आपको जो है नेक्स्ट पूछूंगा कि कौन सा है, सातवें चैप्टर में क्या क्या आपने पढ़ा है, क्या क्या याद है, तभी बात बनेगी। मैं अपना आपको जो है 100% दे रहा हूँ, तो आप भी अपना 100% मुझे दीजिए, तो रिजल्ट जरूर आएगा। ठीक है, और कोई डाउट हो तो प्लीज पूछिए। धन्यवाद।